जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को है, यानी कि कल दूसरे चरण का मतदान होगा। पुंछ जिले के मेढर सब डिवीजन में बुधवार को होने वाले मतदान को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए 142 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बलों को तैनात करने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति को रोकना व वोटरों को सुरक्षित माहौल देना है। स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वह बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनावों के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी विशेष निगरानी की जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि तैनात किए गए जवानों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने वोटरों को साधने के लिए तरह तरह के वादे किए हैं। कुछ नेताओं ने विशेष रूप से आर्टिकल 370 की वापसी की बात कही है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय भी बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह आर्टिकल 370 को वापस लागू करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े वादे भी किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनावों का जो चरण है वो लगातार जारी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, जो कि बीते 18 तारीख को हुए थे। तो वहीं दूसरे चरण के मतदान कल यानी कि 25 तारीख को होने हैं, और जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच जिस तरीके से अगर बीते दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियों से भी घाटी जो है पूरे तरीके से ग्रस्त है, और जिसमें जगह जगह पर आतंकवादी घुसपैठियों की भी खबरें सामने आ रही थी, तो इसको लेकर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिसमें कि आपको बताते चले कि कई पोलिंग बूथों पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से चाक चौबंद करने के लिए व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि जगह जगह पर स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरे तरीके से तैनात होंगे, और साथ ही साथ कंट्रोल रूम्स भी स्थापित किए गए हैं, जहां से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो नजर बनाए रखेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जहां से सीधे तौर पर देखा जा सके कि किस जगह पर क्या गतिविधि जो है वो चल रही है। वहीं आपको बता दें कि सुचारू रूप से मतदान को कराने के लिए पूरे तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी कमर कस ली है, और जगह जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता जम्मू से अजहर जुड़ गए हैं। अजहर, जिस तरीके से कल दूसरे चरण का मतदान होना है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की जा रही है? देखिए निकिता, सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरी व्यवस्था की, सिक्योरिटी सिनेरियो की, जिस तरीके से इलेक्शन शुरू होने से पहले जिस तरीके से सिक्योरिटी की आला मीटिंग ली गई, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि पहला मरहला यानी पहला चरण का जो मतदान था प्रोफेशनल तरीके से वो अंजाम दिया गया, और इसमें जो है रिकॉर्ड तोड़ जो मत का इस्तेमाल किया गया लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग होगी। तो इसी सिलसिले में जो दूसरे मरहले की जो इलेक्शन होने जाना है, तो इस सिलसिले में जम्मू या कश्मीर की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो है ट्रैफिक के अलावा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसका जायजा लिया गया, उस सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से मजीद कंपनियां जो है सिक्योरिटी फोर्स की मजीद कंपनियां हैं उनको बुलाया गया है, और इस तरीके से हर एक बूथ पे जो है इनको तैनात किया गया है। और इसके अलावा अगर हम इलेक्शन बूथ के हवाले से बात करें, जहाँ पे ईवीएम मशीन जो है वो लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टाफ है, प्रोफेशनल पोलिंग स्टाफ, इनको ट्रेन किया गया और उनको भी वहाँ पे तैनात किया गया है। और इसके अलावा विग्रह के लिए वहाँ पे जो चेयर वगैरह की सुविधा रखी गई है, और इसके साथ साथ पीने का पानी और बाथरूम वगैरह उसका भी जो है व्यवस्था रखी गई है। कहीं न कहीं इस बार भी जो चुनाव देखने को मिलेगा, जो दूसरे चरण का जो चुनाव है, और
तो आपको बताते चले कि 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिसको लेकर पूरे तरीके से राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी जनसभाएं भी कर रही थीं, जिसमें कि आपको बताते चले कि वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरे तरीके से नेताओं की ओर से दमखम के साथ तमाम चुनावी वादे भी किए गए हैं, जिसमें तमाम तरीके के वादे में सबसे मुख्य वादा जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है वो 370 आर्टिकल को लेकर है, जिसमें कई पार्टियों की ओर से दावा किया गया है, वादा किया गया है जनता से कि यदि वे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाते हैं तो वो आर्टिकल 370 को वापस लेकर आएंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का यही कहना है कि जिस तरीके से 370 धारा को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जो माहौल है वो पूरे तरीके से बदला है, उसे और भी बेहतर करने के लिए लगातार पार्टी की ओर से तमाम कार्य किए जाएंगे। यदि आगामी दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो और भी ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। तो वहीं अगर अन्य पार्टियों की बात की जाए, खासतौर पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि यदि हम अपनी सरकार बनाते हैं तो 370 धारा की वापसी होगी। और एक बार फिर से हम अजहर की ओर चलते हैं, जहां से अजहर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तो अजहर, जिस तरीके से जो दूसरा मतदान का चरण होगा, इसमें कितनी विधानसभाएं हैं जिसमें कि इस बार चुनाव होने वाला है, वोटिंग होगी, और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मुख्य विधानसभा कौन सी है? देखिए, इस बार जिस तरीके से हम अभी तस्कीरा कर रहे थे, पहले चरण का जो मत हुआ था, तो जो वोटिंग देखी गई, तो कहीं ना कहीं अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें, आपने भी आर्टिकल 370 की बात की, 370 के मनसूखी के बाद में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, सिक्योरिटी सिनेरियो की जो सिचुएशन बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये उसका ही असर है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जो रिकॉर्ड तोड़ जो मत का इस्तेमाल किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय जो है उसी हवाले से जाता है और सिक्योरिटी फोर्स उसको ओबियसली वो भी जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे मरहले के चुनाव के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा कि पहले चरण के मुकाबले में हर एक क्षेत्र में जहां पे भी हल्का इंतखाब था, बिल्कुल जो यूनिक मुकाबला देखा गया। इससे पहले जब हम 2014 की बात करें या 2008 की बात करें, जब इलेक्शन होते थे तो कोई बड़ा मुकाबला नहीं रहता था, क्योंकि बड़े बड़े लीडर सामने आते थे जो हमेशा से 90s से लेके अभी तक जो चुनाव जीतते आ रहे थे वो भी फिर से मैदान में थे, वो इजीली उनका कंटेस्ट करते थे और इजीली जीतते थे। लेकिन अब की बार हमने देखा कि हर एक क्षेत्र में कड़ा मुकाबला है, और जिस तरीके से हम बात करें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, या इसके अलावा जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, अवामी इजाद पार्टी, वो भी सामने आई है, या जमात इस्लामी ने अपने जो है इंडिपेंडेंस कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक हल्के इंतखाब में हमने देखा, पूरी घाटी में हमने देखा कि पूरे तरीके से जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से जानकार का मानना है कि इस बार जो मुकाबला है कड़ा मुकाबला है, और जो भी इसमें कामयाब होता है, जो भी इसमें असेंबली में जाएगा, लेकिन वो काफी कम मार्जिन से जीत सकता है। तो इसी तरीके से जम्मू के कई एक क्षेत्र है जहां पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता सामने आए हैं, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता, वो भी उनका भी ये मानना है जानकार का कि उनका भी उन क्षेत्रों में काफी कठिन मुकाबला है, और कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव जो है इसमें हर एक लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। खासकर हम देख रहे हैं कि इसमें जो नौजवान यूथ है वो शामिल हो रहे हैं, इसके बाद में हम देख रहे हैं कि खवातीन भी इसमें शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो व्यवस्था रखी गई है वो काफी काबिल तारीफ है, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो भी काबिल तारीफ है। बिल्कुल। अजहर, अगर बात की जाए फारूक अब्दुल्ला की ओर से कल बयान दिया गया था कि 370 की धारा जब से हटी है तब से हमारी जो जमीनें हैं वो हमसे छीनी जा रही हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर रोजगार है वो अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को मिल रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार जो अन्य पार्टियां हैं वो उनकी ओर से 370 को जो अनुच्छेद है उसको वापसी लाने के लिए ये एक अहम चुनावी मुद्दा जो है वो बना हुआ है इस दौरान।
देखिए निकिता, अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता है फारूक अब्दुल्ला, जिस तरीके से उनने बयान दिया कि आर्टिकल 370 को लेके, लेकिन आपको ये मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से अगर हम घाटी की बात करें, जहां पे अभी भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बाकी अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उनका मंशूर यानी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस देंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ा जो कई पार्टियों ने भी ये मुद्दा रखा था मैनिफेस्टो में कि जितने भी जो पत्थरबाज है या जो भी मुख्तलिफ केसेस में बंद है, जेलों में बंद है, उनको आप आम माफी का ऐलान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कल के जो गृह मंत्री ने जो बयान दिया, जिसमें उससे साफ तौर पे कहा कि किसी भी पत्थरबाज या किसी भी जो भी मुलविस होगा, अपराध होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको माफी नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब से जो रीजनल पार्टीज है वो ये दावा कर रही है कि अगर वो जीत पाती है तो वो आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे या वो इन चीजों पे बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे बन रहे हैं अभी पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसको लेके जो लोग हैं वो भी अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सियासी मैदान में खींचातानी हो रही है। एक तरफ से एक बयान आ रहा है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बयान आ रहा है, या पीडीपी की तरफ जानिब से एक बयान आ रहा है, या बाकी जितने पार्टी की तरफ से एक बयान आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश यही है हर एक पार्टी की कि वो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से वो वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करे और वोट उनके हक में जाए। लेकिन इससे पहले कबल वक्त कहना होगा कि किसके सर पे सहरा होगा और कौन किस क्षेत्र से जीत के आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी सारे बड़े नेता जो हमेशा जीत के आ रहे हैं, इस बार उनको कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और ये कयास लगाई जा रही है कि उनको इस बार शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अजहर, मैं जानना चाहूंगी अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो 370 आर्टिकल को लेकर जनता का क्या कहना है? क्या जनता वाकई में इस बात के फेवर में है कि 370 जो धारा है, आर्टिकल है, उसकी वापसी होनी चाहिए? देखिए, अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें और ग्राउंड जीरो आम लोगों की बात करें, आम लोगों के जिस तरीके से हम लगातार जो रिपोर्ट्स में भी कर रहे हैं, बाइट्स में भी लोगों से बात कर रहे हैं, उनके पास एक खास मुद्दा है, वो है बेरोजगारी के हवाले से। और जो कश्मीर के घाटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री है, फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको लेके वो मुद्दे हैं उनके पास। वो मुद्दे लेके वो अपने जो भी उनके मंत्रीज है वो उनको वोट कर रहे हैं कि उनके जो मुद्दे हैं, खासकर रोजगार, जो के नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, बेरोजगार है, उनके रोजगार के हवाले से, और साथ ही साथ जो फ्रूट इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है पूरी घाटी में वो हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, सेब उतारे जा रहे हैं। और NH-44 जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजमार्ग है, इसको लेके उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजमार्ग आए रोज उसमें जैम रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है, जिसकी वजह से ये फ्रूट अगर हम मुल्क के बाकी मंडियों में इसको पहुंचाना होता है, लेकिन वो रास्ते में ही सड़ जाता है, जिसको के जो व्यापारी है या फ्रूट ग्रोवर है, उनको या किसान है, उनको काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो मुद्दे हैं आर्टिकल 370, अभी आम लोगों के लिए कोई मुद्दा है नहीं। अगर हम बात करें आम लोगों के लिए अभी एक ही मुद्दा है, वो है रोजगार के हवाले से, और उनका जो बिजनेस है या फ्रूट इंडस्ट्री है, उसको जो है उसका जो सेफ्टी है या उसकी तहफ्फुज के लिए वो वोट कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इस समय जिस तरीके से अगर बीते दिनों की कुछ की बात करूं तो अब लगातार जो है आतंकी गतिविधियां भी जो है वो लगातार जारी है। तो इस बीच जो है बेहद चैलेंजिंग हो सकता है कल का चुनाव के लिए जो सिक्योरिटी होगी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, तो ये बेहद ही चैलेंजिंग भी हो सकता है। अजहर, देखिए, सिक्योरिटी सिनेरियो की अगर हम बात करें, लगातार मैंने पिछली रिपोर्ट में भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्स, पर्टिकुलरली जो हमारी फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, राष्ट्रीय राइफल है, BSF है, या जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी एजेंसियां है, वो इस चीज में सक्षम है, वो किसी भी चीज को रोकने में सक्षम है। हम देख रहे हैं लगातार घाटी में जिस तरीके से हालात बने हुए थे, अर्ली 90s से लेके 2024 तक जो हालात बने हुए थे, उसको काबू में लाना, उसको पटरी पे लाना, यहाँ की जिंदगी को पटरी पे लाना, यहाँ पे मत करवाना, मत के अलावा यहाँ पे भी जितने भी बड़े प्रोग्राम है, चाहे श्री अमरनाथ यात्रा हो, चाहे हम G20 की बात करें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इसके अलावा काफी सारे बड़े प्रोग्राम हैं, या बाकी सारे जो जितने भी हिफाजती काम है, वो सब श्रेय जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जाता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो लास्ट टाइम जो पहले चरण के जो मतदान हुए थे, जिस तरीके से
सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से कहीं पे भी कोई भी जो है नाखुशगवार वाक़ा कहीं पे उसकी इतला नहीं मिली। लेकिन इस बार भी यही तवक्का है, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो रणनीति है पूरे इस चुनाव को लेके या पूरे कश्मीर जम्मू कश्मीर को लेके, तो उस हवाले से ये लग रहा है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस एक तो अलर्ट है, दूसरा यह है कि उसकी कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ, ये बात जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि जम्मू के कई एक क्षेत्रों में राजौरी या पुंछ राजौरी में कई एक वाक़ात पेश आए जिसमें इनकाउंटर हुए, लेकिन उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भी काफी सफलता हाथ लगी है। जी ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से कल दूसरे चरण के मतदान जो है वो होने वाले हैं और जिसको लेकर आपको बताते चले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफी चैलेंजिंग जो है वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों घाटी से तमाम खबरें सामने आ रही हैं जिसमें आतंकवादियों के द्वारा लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार सुरक्षा जो कर्मी हैं उनके द्वारा पूरी पैनी नजर रखी गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं सभी पोलिंग बूथों पर। खासकर जो पैनी नजर है वो सीसीटीवी कैमरे से भी बनाई गई है। आपको बताते चले कि 26 सीटों पर मतदान होना है और वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के लिए भारत के ऐतिहासिक समर्थन का उल्लेख किया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण और अन्य क्षेत्रों में भारत के द्वारा फिलिस्तीन को प्रदान किए गए निरंतर और सतत मानवीय समर्थन का भी उल्लेख किया गया। वहीं आपको बता दें कि तमाम मुद्दों पर उन्होंने तमाम जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। With the President of Palestine, the Prime Minister referred to India's historic support for Palestine in the United Nations, on the international stage, as also the consistent and sustained humanitarian support that India has provided to Palestine in the fields of health, education, capacity building, and others. He also expressed deep concern at the unfolding crisis in Gaza, where the situation remains complicated and tensions remain high, and reiterated once again that only a two-state solution can deliver sustainable peace in this area. The President of Palestine thanked the Prime Minister for the assistance that India had provided, including on the political issues, and hoped that India would continue to play its role for bringing peace in the region. Today, as I said, the Prime Minister had meetings with the President of Vietnam and the President of Ukraine. With the President of Vietnam, again, as you know, the President has also just very recently taken over as the General Secretary of the Communist Party of Vietnam. The Prime Minister congratulated him on his assumption of this new position. He also recalled the visit of the Vietnamese Prime Minister to India. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।